नमस्कार छात्रों, मैं रजनी बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। छात्रों, ये ऐसा समय है जो हम सबके लिए एक चुनौती भरा है। हम सभी को घरों में ही रहकर अपना ध्यान रखना है, अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखना है और इस कठिन परिस्थितियों को भी हम पार कर जाएंगे। साथ में ही जितनी कोशिश हो सके तो जिनको सहायता की आवश्यकता है उन लोगों की सहायता अवश्य करें। छात्रों, पहला पाठ गद्य खंड से हम पढ़ चुके थे और अब काव्य खंड से हम पहला पाठ पढ़ेंगे। काव्य खंड का जो पहला पाठ है वो हमारे पास है आत्म परिचय, जिसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन जी। आत्म परिचय कविता पढ़ने से पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। छात्रों, हरिवंश राय बच्चन जी एक सरल जीवन के साथ हिंदी साहित्य में आए और हिंदी साहित्य में उन्होंने जो अभिव्यक्ति का गुण है वो सभी को दिया। एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के अंदर हिंसात्मक भावनाएं उत्पन्न हो गए थे। उसी दौर में हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में कदम रखा और अपनी रचनाओं के माध्यम से संपूर्ण जनता में एक नई जो भावना है, मन को पहचानने की भावना, अभिव्यक्ति की भावना वो उत्पन्न की। और जैसे ठीक छायावादी युग के पश्चात उन्होंने हिंदी साहित्य में कदम रखा, जिसे हालावादी युग भी कहा जाता है। अब उनकी जीवनी पर हम प्रकाश डालेंगे। सन 1907 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और आकुल अंतर उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जिनके बहुत सारी रचनाओं के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले। और सन 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो एज अ प्राध्यापक के रूप में रहे। यहाँ तक कि आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रम में भी उनका संबंध था। विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में रहे। बच्चन जी की जो वाणी थी, उनको वाणी का वरदान जैसे कहते हैं कि मिला था, और उन्होंने अपनी यही ईमानदारी से जो भाव, मन की अभिव्यक्ति सीधी सादी भाषा से उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक नई शैली प्रदान की थी। उनकी हर रचनाओं में हम गेय शैली देखेंगे। गेय अर्थात गाने योग्य जो शैली है। साधारण जीवन की घटनाओं पर आधारित उनकी रचनाएं होया करती थी और उनकी मन की ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी मन की ही भाव को वो कविता में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। हिंदी साहित्य में ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा के कारण ही वो प्रसिद्ध थे। एक मध्ययुगीन एक फारसी कवि थे उमर खयाम जी, जिनके जो कि बिल्कुल मस्ताना, मस्त मौले जिसे कहते हैं वैसे थे। उन्हीं के ऐसा लगता है कि उन्हीं के जीवन के ये आदर्श को ग्रहण कर कर हरिवंश राय बच्चन जी ने भी उनसे ही कुछ ऐसा सीखा कि उन्होंने भी अपनी रचनाओं में ये सब चीज़ें दिखाई। और किस तरह से मधुशाला, मधुकलश में उनकी कल्पना और उनके मन के विचार उभरने को मिलते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उनकी रचनाओं में हमें सूफियाना सी बेख्यालीपन मन में छाई रहती, ये सब चीज़ें दिखने को मिलती हैं। साधारण जनता को अपनी साधारण कविता, साधारण भाषा के माध्यम से वो पहुंचाते थे। और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, तो वो बहुत ईमानदारी से कहानी, नाटक, डायरी बहुत सारी लिखी जो कि पढ़ने योग्य हैं। और एक जीवन कहते हैं कि साधारण सा जीवन, खुली किताब की तरह उनका जीवन था, जिससे कि हम सब को ही
यहाँ पर एक नई शैली को देखने को मिले। यहाँ पर जो आत्म परिचय कविता हम पढ़ेंगे वो निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। कवि ने आत्म परिचय जो कविता है हमारी, उनमें लिखा है कि वास्तव में इस संसार को जानना कठिन तो है, पर उससे भी कठिन है स्वयं को पहचानना, स्वयं को जानना। साथ में ही कवि कह रहे हैं कि संसार से हमारा क्या है, प्रीति और कला दोनों का नाता है। यहाँ से प्रेम का भी है तो कला का भी नाता है, परंतु फिर भी ऐसी परिस्थितियों में भी हम समाज से, संसार से दूर नहीं रह सकते, संसार से हट कर नहीं रह सकते, उसके साथ ही हमें जीवन यापन कर सकते हैं। संसार के साथ में हमारा क्या है, द्वंद्वात्मक संबंध भी है, प्रेम रूपी संबंध भी है, परंतु फिर भी हमें क्या रहना पड़ता है, साथ ही रहना पड़ता है। अब छात्रों हम कविता प्रारंभ करते हैं। कविता है हमारे पास, कविता का नाम है आत्म परिचय। क्या है? आत्म परिचय। आत्म परिचय अर्थात आत्मा का परिचय, मन का परिचय, स्वयं का परिचय। अब हम कविता के पहले 2 भाग पहले पढ़ेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। आप सर्वप्रथम देख लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय कविता से लिए गए हैं, जिसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों का उद्घाटन कर रहे हैं कि संसार से उनका किस प्रकार का क्या है, संबंध है। और व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या देखने से पहले सबसे पहले हम कठिन शब्दों पर विचार करेंगे। जग जीवन, जग जीवन अर्थात संसार रूपी जीवन। भार अर्थात बोझ, भार का अर्थ क्या है, बोझ। फिरता हूँ अर्थात घूमता हूँ, फिरने का अर्थ क्या है, यहाँ पर घूमने से है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। झनकृत, झनकृत अर्थात झनकार उत्पन्न करने वाला, संगीतात्मक स्वर। और झनकृत का अर्थ हम जैसे कि एक वीणा के जो तार होते हैं उनको हम छेड़ते हैं और देर तक उनमें वो स्वर उत्पन्न होता है, उसको भी क्या करते हैं, झनकार अर्थात संगीतात्मक स्वर। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी शराब, मदिरा। पान अर्थात सेवन। और कभी न जग का, जग अर्थात संसार। ध्यान अर्थात प्रवाह करना। और अब हम क्या करेंगे, कविता की व्याख्या जान लेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि मैं स्वयं के लिए कह रहे हैं। जग जीवन अर्थात संसार रूपी जीवन, सांसारिक जीवन का भार अर्थात बोझ। बोझ कवि यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि कवि को ये संसारिक ये जीवन जो है वो बोझ लगने लगा है, क्योंकि कवि ये सोचते हैं कि संसार किसी और तरीके का है और यहाँ पर ये एक बोझ के समान है, क्योंकि संसार से कवि के विचार के क्या है, अनुकूल नहीं है। इसलिए कवि उन्हें क्या कर रहे हैं, इसे बोझ समझ रहे हैं, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी ही समझ रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मैं इसे लेकर क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्रेम प्यार लिए फिर रहा हूँ, और फिर भी मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, प्रेम लिए फिर रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि ये जग जीवन जो है, ये संसार रूपी सांसारिक जीवन जो है वो मेरे अनुकूल नहीं है, और उसका बोझ भार लिए मैं फिर रहा हूँ। फिर भी मैं उस सांसारिक जो मेरे अनुकूल नहीं है, जो मेरे विचारों के हिसाब से नहीं है, फिर भी मैं उस जीवन में क्या कर रहा हूँ, प्रेम लेकर फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, यहाँ पर विशेष ध्यान देना, किसी ने, यहाँ पर जो किसी ने है, ये किसी ने जो है वो कवि की किसी ने जो है वो कवि की क्या है, किसी
प्रिय, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए या अपने प्रियतमा के लिए प्रयोग किया है। कवि ने कहा है कि कर दिया किसी ने झनकृत अर्थात झनकार, संगीतात्मक स्वर जिसको छूकर। कि कवि कह रहे हैं कि संसार क्या है, संसार से मेरा विरोधाभास है, संसार मेरे अनुकूल नहीं है, परंतु इस संसार ने मुझे किसी अर्थात कोई एक ऐसा मधुर व्यक्ति जो मधुर व्यक्तित्व रखता है, या कवि की चाहे प्रेयसी हो या झनकृत झनकार अर्थात मधुर स्वर, संगीतात्मक स्वर छूकर जिसने मुझे प्रेम दिया है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं, कवि ने स्वयं के लिए कहा है, और सांसों के दो तार, सांसों का दो तार यहाँ पर कवि बहुत चीज़ों में बहुत अलग अलग जगह हम देखेंगे कि यहाँ पर सुख दुख के लिए प्रयोग भी हुआ है, और कवि की प्रेमिका की यादों के लिए भी हुआ है, और जीवन का प्रतीक। तो हमें क्या देखना है, पूरी कविता का भाव के आधार पर इसका अर्थ देखना है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, कि जीवन रूपी सांसों के तार क्या है, जीवन का क्या है, प्रतीक है। सांसों के तार क्या है, जीवन के प्रतीक है, और जीवन का प्रतीक लेकर कवि फिर रहे हैं। कवि पूरी जो पंक्तियाँ हैं, कवि कह रहे हैं कि मुझे ये जीवन क्या है, एक बोझ की तरह है। मेरा ये सांसारिक जीवन एक बोझ की तरह है, क्योंकि ये मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे विचार इसके हिसाब से नहीं हैं। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन को बोझ के समान लेकर फिर रहा हूँ, और उस जीवन में क्या कर रहा हूँ, प्रेम लेकर फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर। कवि कह रहे हैं मेरे अनुकूल ना होकर भी संसार ने मुझे क्या किया है, ऐसा व्यक्ति, किसी अर्थात किसी एक के लिए, चाहे वो कवि की प्रेमिका हो या कोई मधुर संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्तित्व हो सकता है, कि झनकृत जिसे दिया है, इसलिए उसने मुझे झनकृत कर दिया है, मधुर स्वर जीवन में प्रदान किए हैं, संगीतात्मक स्वर प्रदान किए हैं, और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं उसकी याद लिए या फिर जीवन का प्रतीक लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह अर्थात प्रेम, स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी, सुरा का अर्थ क्या होता है, शराब, मदिरा। पान अर्थात सेवन क्या करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का क्या करता हूँ, सेवन करता हूँ। प्रेम रूपी मदिरा को क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और आगे ही कवि कह रहे हैं, यहाँ पर विरोधाभास हमें पूरी कविता में देखने को मिलेगा। कवि कह रहे हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, परंतु मैं कभी भी इस जग का ध्यान नहीं करता, इस जग का प्रभाव नहीं करता कि ये संसार मेरे विषय में क्या सोचता है। मैं संसार में प्रेम रूपी जो मदिरा है उसका सेवन करता हूँ, और मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता, संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार मेरे विषय में क्या सोचता है और संसार किस तरह के विचार लिए फिरता है। आगे कवि कह रहा है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। कवि कह रहा है कि ये संसार इस प्रकार का है कि जो दूसरों के राग में अपना राग मिलाते हैं उन्हीं को लोग पूछते हैं। अर्थात ये संसार क्या है, चापलूसी, यहाँ पर जैसे मक्खन लगाना, जिससे मतलब रहे, स्वार्थी जिसे हम कहते हैं, जिससे हमारा मतलब है उसकी ही जी हजूरी करना, ये संसार इस प्रकार का हो क्या है। ये संसार उसी की गाता है जिससे उसको क्या हो, कुछ स्वार्थ हो, कुछ संबंध हो। परंतु कवि कह रहे हैं कि मुझे इस संसार से किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखना है। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ, जो मेरे मन में, जो मेरे मन के विचार हैं, गान मैं उन्हीं को गाया करता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को ही क्या करता हूँ, आदर भाव से देखता हूँ। मेरे को ये संसार
कि जो लोग हैं जिनसे कोई संबंध रहता है उनसे ही वो पूछते हैं, उन्हीं का आदर करते हैं। परंतु कवि कह रहे हैं कि मैं अपने मन के भावों का, अपने मन के विचारों का ही आदर किया करता हूँ। अर्थात दोनों भागों की पंक्तियों को देख लेते हैं कि कवि कह रहे हैं कि मैं जीवन रूपी क्या कर रहा हूँ, सांसारिक जीवन का बोझ लेकर फिर रहा हूँ, और फिर भी मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, प्रेम लेकर क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। क्यों फिर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये जीवन बोझ लगने लग गया है, क्योंकि ये मेरे अनुकूल नहीं है। ये सांसारिक जीवन किसी और तरीके का है और मैं किसी और तरीके का हूँ, परंतु फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेम लेकर फिर रहा हूँ। कवि कह रहे हैं इस संसार में किसी ने मुझे झनकृत कर दिया। झनकृत अर्थात झनकार, एक संगीतात्मक स्वर दे दिया है मुझे छूकर, मुझे महसूस कर कर। अर्थात कवि कह रहे हैं कि संसार में मुझे, संसार ने ऐसा भी व्यक्तित्व दिया है जिससे मुझे प्रेम मिला है, जिससे मैंने प्रेम सीखा है। चाहे वो मेरी जय कवि की वो प्रेयसी हो या कोई मधुर व्यक्तित्व रखने वाला कोई व्यक्ति हो। और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, इसीलिए मैं सांसों के दो तार, यहाँ पर जीवन का प्रतीक है सांसों के दो तार, अर्थात मैं सांसों के जीवन के प्रतीक को, जीवन को लेकर क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। सांसों के दो तार का बहुत जगह में हम क्या करेंगे, सुख दुख से भी लेंगे, कवि की प्रेमिका का प्रतीक भी हम लेंगे, परंतु हमें पूरे भाव को समझ कर ही यहाँ पर अर्थ समझना है। आगे कवि कह रहे हैं मैं स्नेहसुरा अर्थात मैं प्रेम रूपी जो मदिरा है, शराब है, उसका सेवन करता हूँ, और मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता। ध्यान नहीं करता अर्थात मैं ये परवाह नहीं करता कि जग मेरे विषय में कैसे विचार रखता है, मेरे विषय में क्या सोचता है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इस संसार में प्रेम बांटने के लिए और प्रेम को ही लेकर चलता हूँ। कवि कह रहे हैं आगे कि संसार क्या है, बहुत स्वार्थी हो गया है। संसार दूसरों के राग में अपना राग मिलाता है, क्योंकि उसे दूसरों से क्या है, कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करना हो, कोई संबंध रखना हो, तभी वो दूसरों की जी हजूरी करता है, दूसरों को पूछता है। परंतु मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। मैं अपने मन के विचारों का ही क्या करता हूँ, गान करता हूँ, अपने मन के विचारों को ही गाता हूँ। अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। सबसे पहले भाषा शैली, आत्मपरक जो है भाषा शैली है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, और तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग पूरी कविता में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा कवि मुक्त छंद का कवि ने प्रयोग किया है। पद क्या है, गेय। गेय अर्थात संगीतात्मक, गाने योग्य है, कविता को हम गा भी सकते हैं। और अब अलंकार देखते हैं। जग जीवन, जग जीवन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जवर्ण की आवृत्ति हो रही है। पद मैटी है, फिरता हूँ, फिरता आ गया यहाँ पर। और आगे मैं स्नेहसुरा का पान, स्नेहसुरा में क्या है, रूपक अलंकार है। किया करता हूँ मैं क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और आगे लास्ट में जो भी है किया करता हूँ, उसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। भावों के अनुरूप अभिव्यक्ति कवि ने यहाँ पर की है। लय है, तुक है, अर्थात ये पद पूरे के हैं जो कविता है वो क्या है, गाने योग्य हैं। अब आगे हम कविता क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि रस अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर कविता में हमें शांत रस देखने को मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं नुज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। संदर्भ और प्रसंग में आपको बता चुकी थी कि आत्म परिचय कविता है और रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। प्रसंग यहाँ पर कवि ने विरोधाभास दिया है और साथ में कवि संसार और अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ। निज
अब पहले हम सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे। कठिन शब्द। मैं निज उर के उद्गार। निज अर्थात स्वयं, उर अर्थात हृदय, उद्गार अर्थात भाव। मैं निज उपहार अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, भेंट। अपूर्ण मतलब जो पूर्ण ना हो। और स्वप्न, स्वप्न अर्थात काल्पनिक कल्पनाएं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। दाह करना अर्थात जलाना। सुख दुख अर्थात सुख और दुख। मग्न अर्थात मस्त रहना। भव सागर, भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर। और नाव बना करता हूँ मैं भव मौजों में, संसार रूपी मौजों। मौजों का अर्थ यहाँ पर क्या है, लहरों से है। मस्त अर्थात मस्त रहना, आनंदित रहना। अब पढ़ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहे हैं कि मैं निज उर में, मैं स्वयं के हृदय के उद्गार अर्थात भाव को लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसार में स्वयं के भावों को, स्वयं के विचारों को लिए फिरता हूँ। और कवि के विचार क्या हैं, कवि अपने जीवन में प्रेम रखते हैं। कवि कह रहे हैं मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और स्वयं के उर के हृदय के उपहार अर्थात भेंट लिए फिर रहा हूँ। कवि संसार में प्यार बांटना चाहते हैं। कवि के हृदय का जो उद्गार, जो भाव हैं, वो प्रेम रूपी भाव हैं। कवि इस संसार में क्या कर रहे हैं, प्रेम रूपी जो भाव है उसकी भेंट संसार को बांटना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं निज अर्थात स्वयं के और के स्वयं के हृदय के उद्गार अर्थात भावों को क्या करता हूँ, लेकर फिर रहा हूँ। और मैं स्वयं के ही हृदय के भावों का जो क्या है उपहार, जो प्रेम रूपी उपहार है, मैं उसे फिर रहा हूँ। मैं संसार को उस प्रेम रूपी उपहार को बांटने के लिए तत्पर हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि संसार को मैं ये बांटूँ और संसार में प्रेम ही प्रेम हो। परंतु आगे कवि कह रहे हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि को ये संसार अपूर्ण लगता है। कवि को ये संसार अपूर्ण लगता है, कवि को ये अधूरा लगता है। कवि को संसार अधूरा इसलिए लगता है कि कवि के विचार किसी और तरीके के हैं, संसार के विचार किसी और तरीके के हैं और कवि को ये संसार अपने हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से यह पूर्ण नहीं लगता। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे ये संसार प्रिय नहीं है, मुझे ये अपूर्ण, ये अधूरा संसार प्रिय नहीं लग रहा है। इसलिए मैं अपने विचार, अपना प्रेम बांटना चाहता हूँ। मैं सपनों का संसार लिए फिर रहा हूँ। सपनों अर्थात कल्पनाओं का। कवि के मन में एक ऐसे संसार की कल्पना है जिसमें प्रेम हो, आपसे एकता हो, सब मिलजुल कर रहे। और वही कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस संसार में ये सब चीज़ देखने के लिए मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे ये संसार क्या लग रहा है, अपूर्ण लग रहा है। और मैं इस संसार में यही क्या करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं सपनों का संसार लिए क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। कल्पना का संसार की मैंने अपनी कल्पना की है कि ये संसार कैसा होना चाहिए और उसी को लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। आगे लाइन में कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जला हृदय, जला अर्थात जले हुए हृदय, हृदय अर्थात, और आगे हमने देखा हृदय में अग्नि, अग्नि अर्थात आग, दहा अर्थात जला करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही अपने ही हृदय में क्या कर रहा हूँ, अग्नि जला रहा हूँ। कवि इस पंक्ति को जरा विशेष से ध्यान से सुने कि कवि अगर एक भाव में हम देखें तो कवि की प्रेयसी के लिए भी ये पंक्तियाँ आती हैं और दूसरे भाव से कवि संसार के विचारों के लिए भी कवि कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मुझे ये सांसारिक जो विचार है ये उचित नहीं लगते, इसीलिए मेरे मन में सांसारिक विचारों के लिए एक आग उत्पन्न होती है, एक परिवर्तन की आग उत्पन्न होती है। और ये आग
मैंने अर्थात कवि ने स्वयं ही अपने हृदय में क्या कर रखी है, जला रखी है। कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में, अर्थात अपने हृदय में आग दहा करता हूँ, अर्थात जलाता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, और सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं फिर भी एक योगी की तरह, एक सन्यासी की तरह, अगर दूसरे भाव से देखे जाए तो किस तरह से कवि के जीवन में अब उनकी प्रेयसी नहीं है, उनकी प्रेमिका नहीं है, और इसलिए कवि का हृदय जल रहा है। और कवि फिर भी एक, जिस तरह से कि एक सन्यासी विषम परिस्थितियों को झेल कर क्या हो जाता है, झेल कर वो एक समान, हर परिस्थितियों में एक समान रहने लग जाता है, वैसे ही कवि कह रहे हैं कि मैं भी सुख दुख दोनों में मग्न, अर्थात मस्त रहता हूँ, आनंद पूर्वक रहता हूँ। क्योंकि दूसरे अर्थों में अगर कविता के भाव से देखा जाए तो कवि कह रहे हैं कि संसार के विचारों को, जो कवि कहते हैं कि अनुकूल विचार नहीं है, इनको स्वयं के हृदय में, इनके प्रति जो है मैं वो अग्नि जला करता हूँ, और ये मैंने स्वयं ही जलाई, फिर भी मैं अब सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में क्या रहता हूँ, आनंद पूर्वक रहता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं, जग भव सागर, भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर, समुद्र, सांसारिक समुद्र, तरने को नाव बनाए। कवि कह रहे हैं कि ये संसार जो है, सांसारिक जो क्या है, कवि कह रहे हैं कि जो सांसारिक परिस्थितियां हैं, चाहे वो दुख हो या विषम परिस्थितियां हो, ये संसार उन्हें पार करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक योजनाएं बनाता रहता है। नाव अर्थात यहाँ पर योजनाओं से है, बनाया करता है, और उसे पार करने के लिए अनेक प्रयास करता है। परंतु मैं भव मौजों में, मैं सांसारिक मौजों का अर्थ मैंने क्या बताया था यहाँ पर, मौजों का अर्थ मैंने लहरें, कि मैं सांसारिक रूपी लहरों में भी क्या रहता हूँ, मस्त बहा करता हूँ। मैं इस सांसारिक जीवन को जीता ही नहीं हूँ, इस लहरों को झेलता ही नहीं, बल्कि मैं उसमें भी आनंद को क्या कर लेता हूँ, खोज लेता हूँ। कवि ने यहाँ पर कहा है कि मैं अपने जले हुए हृदय में, अर्थात अपने हृदय में, अपने विचारों में ही क्या करता हूँ, अग्नि जला, एक आग, एक ज्वाला, एक परिवर्तन का जो आग है उसे जलाया करता हूँ। और एक सन्यासी की तरह सुख दुख में मैं दोनों में ही क्या रहता हूँ, मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। जबकि ये संसार क्या होता है, संसार थोड़े से दुख आए नहीं तो प्रयास करने लग जाता है कि कैसे इसे पार करना है, और इस सांसारिक सागर, समुद्र से तरने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने लग जाता है। परंतु मैं बहु मौजों में, बहु मौजों अर्थात सांसारिक लहरों में, मौज अर्थात लहरों में, यहाँ तक कि उसे झेलता ही नहीं, उसे क्या करता हूँ, उसमें आनंद प्राप्त करता हूँ, उसमें भी मैं क्या रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो इसका हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था कि आत्मपरक अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग कवि ने किया है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर कवि ने पद मैत्री यहाँ पर देखने को मिलेगा, शांत रस तो है ही, साथ में ही हमें यहाँ पर श्रृंगार रस भी देखने को हमें मिलेगा। कवि कह रहे हैं अब आगे, सुख दुख, भाव सागर है यहाँ पर, भाव सागर और भावमुल दोनों में ही क्या है, रूपक अलंकार है। और कवि ने यहाँ पर हमें निज और उद्गार, बहुत सारे यहाँ पर उर्दू शब्द हमें देखने को मिलेंगे, और संस्कृत के शब्द तो इसमें है ही, हमें देखने को मिलेंगे। आगे लास्ट जो हमारे पास लास्ट जो कविता की पंक्तियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर
कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने किस तरह से व्यक्त किया है कि किस तरह से मैं यौवन का उन्माद, यौवन। अब हम सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे। यौवन, यौवन का अर्थ होता है युवावस्था, जवानी का उन्माद। उन्माद का अर्थ क्या है यहाँ पर? उन्माद अर्थात पागलपन। उन्माद का अर्थ क्या है? पागलपन। पागलपन का जो जुनून होता है जवानी में, उसके लिए कवि ने कहा है उन्मादों में भी अवसाद। अवसाद मीन्स उदासी, दुख, खेद जिसे बोलते हैं। रुलाती अर्थात रोता, भीतर अर्थात अंदर। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। प्रसंग तो है ही कि कवि यहाँ पर अपना और अपने किसी खास किसी व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को, उसकी यादों के विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं युवा अवस्था का, जवानी का उन्माद, जो पागलपन है उसे लेकर क्या कर रहा हूँ? फिर रहा हूँ। कवि अपने जवानी, युवा अवस्था के दिनों को जो याद करते हैं और उसे कह रहे हैं कि मैं जो पागलपन है उसे लेकर अभी भी क्या कर रहा हूँ? फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और उन उन्मादों में जो वो पागलपन है उसमें भी मैं एक अवसाद, अवसाद अर्थात एक उदासी, एक खेद लिए फिर रहा हूँ। जो क्या है? जो खेद, जो दुख मुझे क्या करता है? जो मुझको बाहर हंसाती, बाहर संसार को दिखाने के लिए मैं बाहर हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, क्योंकि इस संसार को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ? बहुत खुश हूँ। परंतु अंदर ही अंदर वो मुझे क्या करती है? रुला देती है। अंदर ही अंदर वो मुझे क्या कर देती है? दुखी कर देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं हाय मैं किसी की यादों को लेकर क्या कर रहा हूँ? फिर रहा हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी युवा अवस्था का जो पागलपन है उसको लेकर क्या कर रहा हूँ? घूम रहा हूँ। और उन युवा अवस्थाओं का जो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हो, चाहे कवि की प्रेयसी हो, चाहे किसी मधुर के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसके लिए जो पागलपन था उसे लेकर मैं इस संसार में फिर रहा हूँ। और उसमें भी बहुत दुख है, बहुत खेद है, उसको लेकर मैं फिर रहा हूँ। परंतु ये संसार को दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, वही चीज़ मुझे क्या कर देती है? बाहर हंसा देती है। और भीतर वो मुझे अंदर ही अंदर बहुत रुलाती है। दुख मेरे अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी होता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिर रहा हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हाय मैं किसी की याद लिए क्या कर रहा हूँ? फिर रहा हूँ। कविता में क्या है यहाँ पर? अब हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे। कविता में क्या है? वियोग श्रृंगार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आत्मपरक शैली अर्थात अभिव्यक्ति की शैली है यहाँ पर। तत्सम खड़ी बोली हिंदी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और पद मैत्री है। कवि ने यहाँ पर उर्दू शब्दों के साथ साथ संस्कृत और हिंदी शब्दों के तो प्रयोग किए ही हैं। तो छात्रों, ये हमारा पहला भाग आज समाप्त होता है। अगले भाग के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।